जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बिहार शिक्षक भर्ती अब बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए इसकी तैयारी अब ज़ोरों शोरों से आप सभी लोगों को करना है और साथ ही साथ सहयोग के रूप में हम कुछ न कुछ मटेरियल आप लोग को दे रहे हैं। तो आज के वीडियो के इस सेशन में मैं SCERT के कक्षा 6, 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित इतिहास के चैप्टर वाइज MCQ का एक श्रृंखला लेकर के आया हूं और इस श्रृंखला में अध्यायवार प्रत्येक कक्षा के अध्यायवार प्रश्नों पर एक विशद चर्चा और व्याख्या की जानी है। तो आइए देखते हैं कक्षा 6। ये रहा कक्षा 6 इतिहास अतीत से वर्तमान तक, अध्याय 1 हमारा अतीत। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, है ना। तो गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या तक्षशिला के नाम से जाना जाता था, या मगध के नाम से, या कोंकण के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मगध के नाम से इसको जाना जाता था। तो जो गंगा के दक्षिण में फैली हुई और गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। ये तक्षशिला तो पाकिस्तान की बात हो गई। और ये जो कोंकण है, तो जो दक्षिण भारत का पश्चिमी क्षेत्र है उसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं कि शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ, यानी कि किस काल की शुरुआत में कृषि का विकास हुआ? नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लौह युग में, या कांस्य युग में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल में कृषि के इतिहास का विकास शुरू हुआ। तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में, पाली में, हिंदी में, या तमिल में? तो ऋग्वेद की जो रचना हुई है यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध, या हड़प्पा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला जो स्थल था उसे हड़प्पा के नाम से जाना गया। अब आइए अध्याय 2 पर चलते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे? अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला क्वेश्चन है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट? तो उत्तर भारत को जो दक्षिण भारत से अलग करती है उसे विंध्य पर्वत के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? कोरडी हवा से, ब्रह्मागिरी से, मेहरगढ़ से, या बुर्जहोम से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो चावल का प्राचीन प्रमाण मिला है वो मिला है कोरडी हवा से, है ना, कोरडी हवा से। और ये जो कोरडी हवा है यह वह स्थान है जहाँ भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने उदाहरण पाए गए थे। भारत में फसलों की खेती के शुरुआती साक्ष्य कश्मीर और बिहार में पाए गए हैं। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। अब आइए चलते हैं तीसरे अध्याय पर। यहाँ अध्याय 3 और अध्याय 4 दोनों है। तीसरे अध्याय पर चलते हैं। तीसरा अध्याय प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे? लोहा के, पत्थर के, तांबा के, या कांसा के? तो इन चारों में जो प्रारंभिक औजार थे वो अधिकांशतः पत्थर के बनाए जाते थे, जो आदि मानवों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 में, 3 में, 5 में, या 2 में? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन से जो है कि काल हैं, है ना। आइए अब आगे तीसरे नंबर पर चलते हैं। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या उड़ीसा में? तो जो भीमबेटका है यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका या भीमबैठका यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भी है ना। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों का मतलब गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा।
आइए अध्याय 4 पे चलते हैं। प्रथम कृषक एवं पशुपालन। अध्याय 4 का नाम है प्रथम कृषक एवं पशुपालन। सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया था? कुत्ता को, बंदर को, गाय को या बकरी को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को जो है कि सबसे पहले मानवों ने पालतू जानवर के रूप में पाला था। अब आगे चलते हैं। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मेहरगढ़ से, हल्लूर से, चिरांद से या पैचमपल्ली से। देखिए चावल का कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो चावल जो हुआ था इसके पहले अध्याय 2 में बताया गया था कि जो चावल पाया गया था वह पाया गया था कोल्डी हवा में, और यहाँ पर गेहूं की बात कर ली गई है ना। तो गेहूं का जो प्राचीन साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है आपका मेहरगढ़ से, है ना। अब ये जो मेहरगढ़ है ना, ये कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का यह अग्रदूत माना जाता है। अब फसल उत्पादन के शुरुआती प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप के मेहरगढ़ या नियोलिथिक नवपाषाण कालिक स्थलों पर पाए गए हैं। तो नवपाषाण काल को ही अंग्रेजी में नियोलिथिक कहते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में कहाँ है भी मैंने बताया कि यह पाकिस्तान में है। आइए अध्याय 5 पर चलते हैं। प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? लोथल से, रोपड़ से, कालीबंगा से या धौलावीरा से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो प्राचीन समय में या सिंधु घाटी की सभ्यता में ये लोथल एक बहुत ही विकसित बंदरगाह हुआ करता था जो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1925 में, 1927 में या 1940 में? तो जो हड़प्पा की खोज हुई थी वह 1921 में हुआ था। और इस हड़प्पा की खोज किसने की थी? नाम आपको मालूम है कि नहीं? तो इस हड़प्पा की खोज, तो हड़प्पा की जो खोज थी उसे दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। और ये हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। विशाल स्नानाघर किस नगर से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो जो विशाल स्नानागार हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आज के समय में उसी को हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। आधुनिक रूप से वो स्विमिंग पूल हो गया है, लेकिन उस समय भी स्विमिंग पूल हुआ करता था। इसे स्नानागार या स्नान घर के नाम से जानते थे। हम लोग स्नान घर किसे कहते हैं? जो बाथरूम होता है ना, जहाँ नहाते हैं उसको स्नान घर कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, स्विमिंग पूल जैसा ही। आइए अध्याय 6 पर चलते हैं। जीवन के विभिन्न आयाम। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 8, है ना। तो ये तो सबको पता है, वेद कुल 4 प्रकार के ही होते हैं, है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद कौन सा वेद है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था ऋग्वेद है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऑप्शन देखिए इसका नीचे होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो जो पुरुष सूक्त है यह किस में है? तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का जो कि वर्णन किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऋग्वेद हो जाएगा, है ना। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त यानी कि विवाह समारोहों को बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी, जिसे प्रथम विधान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो जो ये इनाम गांव है यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है ना। और यहाँ अधिकांश मिट्टी के बर्तन मालवा संस्कृति अर्थात ब्लैक पेटेंट रेड वेयर से मेल खाते हैं। देखिए मैं थोड़ा बहुत इसके विषय में बता भी दे रहा हूँ,
आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन न पूछ करके मैंने जो व्याख्या किया है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दे। थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा। यदि ज़रूरत पड़े तो आप लोग कापी पेन लेकर के बैठें, नोट भी कर लें। प्रारंभिक राज्य, 7वां अध्याय प्रारंभिक राज्य, अभी कक्षा 6 का ही चल रहा है। जनपदों महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है ऋग्वेद से, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से, चित्रित धूसर पत्र से या ब्राह्मण ग्रंथ से। क्वेश्चन, महाजनपदों का विवरण किससे प्राप्त होता है? तो महाजनपदों का जो विवरण प्राप्त होता है वो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है ना? अंग है, कौशल है, कौशाम्बी है, अवंती है। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंग हो जाएगा। तो अंग महाजनपद बिहार में स्थित है। तो अंग जनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्रों में स्थित है। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ महान साम्राज्य है। वे बौद्ध धर्म के उदय से पहले भारत के उत्तर पश्चिम भागों में विकसित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, गया, वैशाली और राजगिरी। इन चारों में जो राजगिरी था यही मगध के शासक अजातशत्रु का राजधानी था। चौथा देखते हैं, निम्न में से किस मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? किसे? जरासंध को, ब्रह्मादत्त को, पलक को या महासेन को? तो मगध के महाजनपद का संस्थापक कौन था इन चारों में? तो जो जरासंध था यही महाजनपद के संस्थापक माना जाता है ना? और जो जरासंध है इसके प्रमाणों का उल्लेख जो है महाभारत और पुराणों में एक शक्तिशाली राजा के रूप में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं, नहीं अध्याय 8 पर आ गए अब हम लोग। नए प्रश्न, नई विचार। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या 551 ईसा पूर्व में? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, है ना? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, गौतम बुद्ध। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर और संस्थापक माना जाता है। और जो महावीर थे इन्हें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में माना जाता है। और 23वें जो तीर्थकर थे वे पार्श्वनाथ थे। चलिए आगे चलते हैं। महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? 438 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 298 ईसा पूर्व में? तो महावीर ने 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में सारनाथ स्थान पर दिया था। पहला उपदेश बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 9 पर आते हैं। प्रथम साम्राज्य। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? काशी का, मगध का, वैशाली का या कलिंग का? तो जो सम्राट अशोक था वह कहाँ का शासक था? सम्राट अशोक ये मगध का शासक था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और सम्राट अशोक का पूरा नाम देवा नाम प्रिय अशोक यानी कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था, है ना? तो राइट ऑप्शन मगध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का मन दुख से भर गया? तक्षशिला, कलिंग, उज्जैनी या स्वर्णगिरी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कलिंग का युद्ध जीतने के बाद इनका मन दुखों से भर गया था, क्योंकि इस युद्ध में बहुत लोगों की जान गई थी, है ना? उसको देख कर के ये बहुत हताहित हुए और इनका मन बहुत दुखी हो गया।
सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, हेनरी ने, जेम्स मिल ने या बेंथम ने? देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछने की इसकी संभावना हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जेम्स प्रिंसेप ने ईस्ट इंडिया कंपनी में, हाँ, हालांकि जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। और ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे और ये 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है ना। चलिए चलते हैं अध्याय 10 पर। शहरी और ग्राम्य जीवन। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों कहा जाता था। ग्राम भोजक, श्रेणी, गृहपति या बेलदार? तो इसका जो पहला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गृहपति कहते थे इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण जो करवाया था उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? पुहार, उरैयूर, तोंडी, कन्याकुमारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 11 पर चलते हैं। सुदूर प्रदेशों से संपर्क। प्रसिद्ध यूनानी शासक था कनिष्क, मिनांडर, पुष्यमित्र, शुंग या चंद्रगुप्त? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिनांडर हो जाएगा। यही प्रसिद्ध यूनानी शासक था इन चारों में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? काबुल, पेशावर, अमृतसर, यारकांद? तो इसकी जो सही उत्तर है वह पेशावर है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। ये भी देखिए इसकी भी संभावना परीक्षा में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 7 आ गया। देखिए अब कक्षा 6 के कुल 11 अध्याय थे, अब कक्षा 7 की शुरुआत हो रही है, इतिहास, और इसका नाम अतीत से वर्तमान तक है। अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे। आइए, बैकटपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह ने, है ना, या सुजान सिंह ने, या खड्ग सिंह ने, या उत्तम सिंह ने? तो इसका राइट आंसर मान सिंह ने ही बैकटपुर शिव मंदिर का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियाँ आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? संगमरमर पर, तुलसी के पत्ते पर, लोहे पर या ताड़ के पत्ते पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो पांडुलिपि होती थी वो हमेशा ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी। भारत में कागज़ का उपयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ? 10वीं में, 11वीं में, 13वीं में या 9वीं में? तो इसका राइट आंसर 13वीं शताब्दी में कागज़ का उपयोग किया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 पर चलते हैं। कक्षा 7 के इतिहास का यह दूसरा अध्याय है। नए राज्य एवं राजाओं का उदय। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ अभी मैंने बताया था कि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जिसे बनारस भी कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? गोपाल ने, शिशुपाल ने, धर्मपाल ने या यक्षपाल ने? तो जो विक्रमशिला है इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था ये धर्मपाल ने। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 3 पर आते हैं। तुर्क अफगान शासक। तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने किया था यह आपका 13वीं शताब्दी में, है ना। तो कुतुब उद दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क का था, उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया था, है ना। तो इसका पहला जो आंसर हो जाएगा, और ये पहले का जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा यानी 13वीं शताब्दी हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रारंभिक तुर्क शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? तो अभी मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अकबर ने? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। आइए अध्याय 4 पर चलते हैं। शहर, व्यापार एवं कारीगर। 1580 में किसने टकसाल की स्थापना की? है ना, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या इल्तुतमिश ने? तो 1580 में जो है कि अकबर ने टकसाल की स्थापना की थी।
टकसाल, जिसको आजकल हम लोग थिएटर कहते हैं, वहीं टकसाल हो गया। पटना में चावल का बाजार किस नाम से जाना जाता है? गुड़हट्टा, चौहट्टा, पानदारी, नून गोला। तो पटना में चावल के बाजार को चौहट्टा के नाम से जानते हैं ना। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक तीर्थ स्थल है? दिल्ली है, गोवा है, पटना है, तिरुपति है। तो ये तो सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर तिरुपति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 और 6 दोनों एक साथ है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास। शिव की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था नए नार, वैष्णव, अलवार या पेशावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिव की उपासना करने वाले संतों को नए नार कहते हैं, नए नार। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? तो शंकराचार्य का जन्म ये हुआ था केरल में। शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए थे? 2, 3, 4, 5। तो शंकराचार्य ने कुल 4 मठ स्थापित किए थे, है ना। जोशी मठ, जिसे जो बद्रीनाथ में या उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में एवं श्रृंगेरी कर्नाटक में। तो ये चारों मठ हैं, 4 दिशाओं में फैले हुए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। चलिए अब चलते हैं अध्याय 6 पर। क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। विद्यापति के प्रसिद्ध कवि कौन थे? पटना, मिथिला, भागलपुर या मुंगेर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिथिला, ये मिथिला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? उर्दू में, अवधी में, हिंदी में या मैथिली में? तो इसका राइट आंसर तो अवधी ही हो जाएगा। चलिए सूरदास किसके भक्त थे? श्री राम के, कृष्ण के, भगवान शिव के, माँ दुर्गा के? तो सूरदास तो ये श्री कृष्ण के भक्त थे। अध्याय 7 पर चलते हैं। हमारे इतिहासकार। सर यदुनाथ सरकार थे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर या इतिहासकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहासकार थे ना। सर यदुनाथ सरकार को कब पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया था? 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1923 में। देखिए ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि इसका नाम ही है हमारे इतिहासकार। तो यदुनाथ भी इतिहासकार थे, ये बिहार से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी का जन्म कहाँ हुआ था? है ना। ऑप्शन है छपरा में, सिवान में, गया में या नालंदा में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिवान में इनका जन्म हुआ था। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी का जन्म सिवान में सन 1901 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 8 पर इतिहास, अतीत से वर्तमान। अध्याय, अब देखिए कक्षा 8 शुरुआत हुआ, कक्षा 7 का अध्याय खत्म, कक्षा 8 का इतिहास शुरू हो गया। अध्याय 1 है कब, कहाँ और कैसे। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत आपका यह जर्मनी में हुआ था, है ना। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले इटली में शुरू हुआ। शब्द पुनर्जागरण काल जूलियस मिशेलेट द्वारा खोजा गया था। पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म होता है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो ये कई बार मैंने बताया, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया। हिस्ट्री या ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कोलंबस, वास्को डी गामा, जेम्स मिल या मिलर? तो ये भी मैंने ये एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन का हल कराते समय बताया था, जेम्स मिल थे। अध्याय 2 चलते हैं। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन चारों में 1600 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये 1600 ईस्वी हो गया। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का, मीर कासिम का, रॉबर्ट क्लाइव का या सिराजुद्दौला का? राइट ऑप्शन मीर कासिम। दोस्तों आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ। रात में कभी कभी मैं 1-2 बजे जग कर के ये वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी प्रयास करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने अन्य मित्रों तक, दोस्तों तक इसको शेयर करें।
आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्लासी का असली नाम क्या था? प्लास, फलास, फलासी, इनमें से सभी, है ना। तो प्लासी का जो असली नाम था वो फलासी था, है ना। प्लासी एक स्थान है ना, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है प्लासी। चलिए अध्याय 3 पे चलते हैं। ग्रामीण जीवन और समाज, इनमें से कौन सा फसल नकदी फसल है? नील, तंबाकू, गन्ना, इनमें सभी। तो जो नगद पैसा देगा वो सभी नकदी फसल हो जाएंगे ना। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के पुस्तक के लेखक जो हैं वो दीनबंधु मित्र थे। आगे बढ़ते हैं। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? आम की खेती से, मक्का खेती से, नील की खेती से या गेहूं खेती से? तो 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित है। क्या होता था कि यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। जैसा कि नाम से पता चलता है कि 3 कठिया का अर्थ 20 कट्ठा में 3 कट्ठा है ना। अंग्रेज़ों ने 1820 के दशक में बंगाल, उस समय बिहार इसका हिस्सा हुआ करता था, में नील के बागान की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत जिन किसानों के पास 1 बीघा भूमि यानी कि 20 कट्ठा, 1 बीघा को ही 20 कट्ठा कहते हैं, है ना, 1 बीघा भूमि थी, उन्हें 3 कट्ठे से अधिक नील की खेती करनी पड़ती थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पर चलते हैं, अध्याय 4 पर। उपनिवेशवाद एवं जनजाति समाज, जनजाति समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं? हरिजन, आदिवासी, सिख या हिंदू? तो जनजाति को क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आदिवासी हो जाएगा। वन विभाग की स्थापना कब किया गया? 1865 में, 1864 में, 1884 में या 1960 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या में पाए जाने वाली जनजाति हैं। भील है, गोंड है, संथाल है या मुंडा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भील सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद गोंड का नंबर आता है, फिर संथाल का नंबर आता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या 17 नवंबर? तो बिरसा मुंडा का जन्म यह 15 नवंबर को हुआ था। और यह कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। और बिरसा मुंडा झारखंड में भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 में। शिल्प एवं उद्योग, एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड की, जापान की, तुर्की की, इंडोनेशिया की? तो जिसको कुछ न आता हो तो वो इंग्लैंड मार देगा तो भी सही हो जाएगा कि नहीं? चलिए तुक्का लगा दीजिए, इंग्लैंड हो गया, सही है। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? बंगाल में, असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? तो जो मुख्य केंद्र था वह गुजरात में स्थित था, है ना। तो सूती वस्त्र के उत्पादन में गुजरात राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। यह देश का लगभग 33% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। अहमदाबाद महानगर सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। ये मैनचेस्टर है क्या? तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए। और ये मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906, 1907, 1911 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यह 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में हुआ था। और जहाँ पे सबसे पहले इस उद्योग को लगाया गया था तो वह उद्योग एक गांव में लगाया गया था। उस गांव का नाम साक्षी था, बाद में बदलकर जमशेद जी के नाम पर उसका नाम जमशेदपुर रख दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। दीकू किसे कहा जाता है? कहा जाता था अंग्रेज को, महाजन को, गैर आदिवासी को या आदिवासी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीकू एक गैर आदिवासी व्यक्ति था, है ना, गैर आदिवासी को। तो ब्रिटिश काल में साहूकारों को दीकू कहा जाता था, है ना। दीकू बाहरी लोगों अर्थात गैर आदिवासियों को संदर्भित करता है, जिसमें साहूकार शामिल है जिन्होंने अत्यधिक ब्याज दरों के माध्यम से दास्ता को प्रचलित किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दीकू किसे कहा जाते हैं,
किसे कहा जाता था? तो गैर आदिवासी को ब्रिटिश काल में साहूकारों को गैर आदिवासी कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। निम्न में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन में आया था? 1878 में, 1858 में, 1868 में, 1888 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1858 ईस्वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया जाता है 1857 का विद्रोह, 1919 का रोलेट एक्ट सत्याग्रह, या 1855 से 56 का संथाल विद्रोह, या 1907 का विद्रोह। तो राइट आंसर 1857 का विद्रोह हो जाएगा। और ये भी आप याद कर लीजिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, बिहार के ही परीक्षा में पूछा गया है। मंगल पांडे को बैरकपुर ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी कब दे दी गई थी, है ना? तो इन्हें फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, मान सिंह ने, या नाना फड़नवीस ने। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। अध्याय 7 पर ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था? 1835 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, या 1857 ईस्वी में। तो जो ये मैकाले शिक्षा पद्धति थी यह 1835 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, है ना? लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत की। लॉर्ड मैकाले काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का भारत का पहला विधि सदस्य भी रहा है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में लोगों को शिक्षित करने में उपयोग किए जाने वाले वार्षिक 1 लाख रुपए को अलग भी रखा हुआ है। किसका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना देती है या बना दिया है? मदन मोहन मालवीय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यह गांधी जो थे कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दी है ना? आज अंग्रेजी शिक्षा है जो सब जगह व्यवस्था ऑनलाइन का हो गया, वरना आज सब लोग मानसिक रूप से गुलाम होते, एक दूसरे की गुलामी भी करते होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1905 में की, या 1906 में, 1917 में, या 1901 ईस्वी में? तो 22 दिसंबर 1901 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 छात्रों और समान संख्या में शिक्षकों के साथ शांति निकेतन में अपना स्कूल स्थापित किया। उन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। उन्होंने 2 देशों के गान, जन गण मन भारतीय गान और अमर सोनार बंगला, माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश गान को लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता भी हैं ये। आइए अध्याय 8 पर चलते हैं। जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ क्या हैं? पेशे या काम के आधार पर वर्ण कितने थे? 2, 3, 4, 5। तो वर्ण कितने प्रकार के थे? तो वर्ण 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे आप लोग खुद इसका पता लगाएंगे। दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फुले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या कृष्ण राव भालेकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? ये कृष्ण राव भालेकर थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी के द्वारा किया गया। अध्याय 9 पर चलते हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो ब्रह्म सभा की स्थापना यह जो है कि राजा राम मोहन राय ने की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह पारित हो गया था 1929 में पारित हो गया था। 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निषेध पारित हुआ। बिहार में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ये क्वेश्चन देखिए
इम्पॉर्टेंट है। तो यह तो दिया गया 50% आरक्षण दिया गया है। 10 पे चलते हैं। अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। बाफ्टा क्या है? ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, लाक्रा कपड़ा, काटन कपड़ा। तो जो ये बाफ्टा है यह रेशमी कपड़ा है। कुछ नया चीज़ है, इसको भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं बाफ्टा के बारे में। बाफ्टा क्या है? तो बाफ्टा एक मोटा सस्ता बुना हुआ पदार्थ जो मुख्यतः कपास के लंबे संकीर्ण टुकड़ों से बनाया जाता है। इसमें एक बंद सादा बुनाई संरचना होती है। इसे कई किस्मों में बनाया गया होता है, मोटे से लेकर महीन तक, और केवल कपास या रेशम से ही यह बनाया जाता था। इसी को बाफ्टा कहते हैं। और यह क्या है? एक प्रकार का रेशमी कपड़ा है। भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना कब हुआ था? तो भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सा सूफी संतों के धार्मिक केंद्र है? मकबरा, मजार, खानकाह, इमाम बाड़ा। सूफी संत की बात कर रहे हैं ना, तो सूफी संत का जो हो जाएगा ये आपका खानकाह है ना, धार्मिक केंद्र होगा खानकाह। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध तो जानते ही होंगे कब हुआ था, है ना, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था मैंने बताया है। आपको न मालूम हो तो चैनल पर जाएंगे, वीडियो के प्लेलिस्ट में देखेंगे, एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 के इतिहास में इसका आंसर मिल जाएगा। और उसमें आपको ये भी मिलेगा कि यह किसके बीच हुआ था, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, फला ढका, बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 11 चलते हैं। कला क्षेत्र में परिवर्तन। मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से बनाया गया पोस्टर रंग, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, चांदी और सोने का घोलकर बनाया गया रंग, चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मधुबनी चित्रकला थी वह चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, चटर्जी नहीं है। चलिए अब चलते हैं अध्याय 12 पे और अंतिम अध्याय, यानी कि एससीईआरटी के कक्षा 6, 7, 8 के इतिहास का यह चैप्टर वाइज एमसीक्यू था, जो अंतिम अध्याय 12वां है। राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और इसके संस्थापक ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, है ना। चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। देखिए, आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हैं, केवल ये लिख करके देते हैं कि हाँ सर फला चीज़ बताइए, नहीं सर अगले वीडियो में इस चीज़ को बताइए, इस चीज़ को बताइए। ठीक है, वो तो हम सब बताएंगे ही, लेकिन जो कमेंट में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मैं अपना फीडबैक जानने के लिए देता हूँ, आपका फीडबैक लेने के लिए देता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को कितना आप लोग जो है कि समझ रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर था, साला बड़ा हरामी था, निहत्तों पर गोली चलवा दिया था। चलिए, करो या मरो, अंतिम है ये क्वेश्चन, इस 12 अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बेहिचक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ जो घंटा वाला बटन है उसको ज़बरदस्ती दबा दीजिए। चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये भी कमेंट में छोड़ दूं? अरे करो या मरो, तो ये देखिए, करो या मरो का नारा नहीं है, ये आपके लिए एक चुनौती भी हो गई है। बिहार शिक्षक भर्ती
ये गोल्डन चांस है आप लोग के लिए। इसी में आप लोग इस नारे का उपयोग करिए, करो या मरो। तो इस नारे को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया होगा। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो, है कि नहीं। चलिए, इसी के साथ आज का यह सेशन हम समाप्त करते हैं। महात्मा गांधी के साथ यह सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चाहे घूमने आइए, चाहे टहलने आइए, चाहे पढ़ने आइए, तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आप मत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।